आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है हुब्बल वतनी। और सवाल ये कि क्या हुब्बल वतनी फरमान से आएगी या फिर अरमान से। सिनेमा हॉल में कौमी तराने को गाने से लेकर के पद्मावती पर चली सियासी बहस अब एक बार फिर से वापस कौमी तराने और जय हिंद पर आकर ठहर गई है। मुल्क के आईन में जब कौमी तराने को गाने के लिए आदाब व कायदे बता दिए हैं, फिर क्यों सियासत लोगों पर जबरदस्ती हुब्बुल वतनी थोपना चाहती है। सवाल उठ रहा है, क्या सरकारी फरमान से देशभक्ति आ जाएगी? क्या लोगों से जबरदस्ती करने पर वो कौमी तराना गाने लगेंगे? मुल्क का कौमी तराना किसी खास मजहब या मसलक के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर शहरी के लिए है जो कौमी तराने को बड़े फख्र और एहतराम के साथ गाता है। सवाल है कि सियासी फरमान और जबरदस्ती लोगों की देशभक्ति पर चाबुक तो नहीं है? क्या सियासतदान जबरदस्ती करके अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं या फिर वाकई इनका इसके पीछे कोई सियासी मफाद छिपा हुआ है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए सरकारी फरमान ने एक बार फिर कौमी तराने को लेकर के बहस छेड़ दी है। मध्य प्रदेश में मदरसों में जय हिंद और राजस्थान में ओबीसी, एससी, एसटी के 789 हॉस्टलों में कौमी तराना और कौमी गीत गाने को लाजमी करार दिया गया है। सवाल यह है कि सरकार की यह जबरदस्ती कितनी जायज है। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेगा इसी पर बातचीत के लिए खास पैनल। एक दौर था जब जमाना जुबानों का संगम देखने मध्य प्रदेश जाता था। भोपाल की हर गली गवाह है हिंदी उर्दू की मोहब्बत की, गवाह है इकबाल मैदान जो बना दुनिया के लिए अदब का आंगन। उसी मध्य प्रदेश से उठी एक इनकलाबी हवा ने तालीम के होश उड़ा दिए। मध्य प्रदेश के मदरसों से अब अल्लाहू अकबर की सदा नहीं, जय हिंद की गूंज सुनाई देगी। जो मदरसे हमारे इसमें हैं, सरकारी व्यवस्था में रजिस्टर्ड है, अनुदान लेते हैं, उनमें बात की और कुछ मदरसों ने चालू भी किया है। नहीं, मैं स्वागत करता हूँ स्कूली शिक्षा मंत्री जी के इस फैसले का कि स्कूलों में यस सर के बजाय जय हिंद सर बोला जाएगा। ये देश की माटी के साथ जोड़ने का, एक संस्कार गढ़ने का तरीका होता है। सलाम साहब सलाम, आपकी सोच को सलाम, सलाम आपके इल्म को, सलाम आपकी देशभक्ति को। जब सियासत जय हिंद को खरीद ले तो देशभक्ति फांसी लगा लेती है। और आपने भी नहीं देखी होगी कहीं इतनी सस्ती देशभक्ति। जो सरकारी मदद से चलने वाली संस्थाएं हैं उन पर तो एक झटके में निर्णय लागू होता है, वो चाहे मदरसे हों चाहे स्कूल हों। और जहां हम जय हिंद नहीं बोल सकते हैं उनको सरकारी खजाने का एक कौड़ी लगने का। सुनो अली सुमेर सुलेमान उस्ताद की आवाज पर अब यस सर या यस मैडम नहीं, जय हिंद बोलना है। अब भूल से भी ये भूल मत कर देना, वरना सरकार आपको फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। मध्य प्रदेश सरकार का इनकलाबी फरमान सुनकर तो जय हिंद भी देशभक्ति के नारे लगा रहा है। लेकिन सुना है जब इल्म होगा तो देशभक्ति खुद पैदा हो जाएगी और उसके लिए उस्तादों का होना जरूरी है। जय हिंद अच्छी बात है, देश के लिए है, लेकिन सिर्फ जय हिंद भर न हो, स्कूल में मास्टर भी उपलब्ध हो जाएं, ज्यादा उचित है। मध्य प्रदेश से देशभक्ति की धारा जब राजस्थान पहुंची तो रेगिस्तान भी भावना से भीग गया। ऑर्डर आया, बच्चों की रगों में लहू नहीं, नारे बहने चाहिए। सो ओबीसी, एससी और एसटी के सभी 189 हॉस्टलों को हुक्म हुआ, सुबह उठते ही बच्चों को कौमी तराना गाना होगा और सोने से पहले वंदे मातरम। राजस्थान के समाजी इंसाफ और इख्तियारात के डिपार्टमेंट के अंडर करीब 800 हॉस्टल हैं, जिनमें 40,000 तलबा पढ़ते हैं। हमने उसमें जो आदेश निकाला है उसमें हमने अनिवार्य शब्द का कहीं उपयोग नहीं किया। उसमें हमने लिखा है इसे नियमित रूप से गाया जाएगा। प्रतिदिन जो तय आदेश है उसके अनुकूल, उसके अनुरूप
सभी छात्रावासों में भी सुबह 7 बजे राष्ट्रगान भी गाया जाए, जिससे बच्चों में जो देशभक्ति की भावना है उसका संचार हो। कौमी तराना मुल्क के हर बाशिंदे को गाना चाहिए। हवा गाती है, पानी गुनगुनाता है, लेकिन अफसोस सियासत जब हुब्बुल वतनी पर अपना चाबुक चलाती है तो अकीदत मर जाती है। और हुब्बुल वतनी फरमान से नहीं अरमान से आती है, धमकी से, संजीदगी से जागती है। लिहाजा सियासत को चाहिए अमन से हुब्बुल वतनी को जिंदा करे, ना कि आग लगाकर। मुजम्मिल अय्यूब, जी मीडिया। तो जब बात हुब्बुल वतनी यानी देशभक्ति की आती है तो दरअसल हमारे दिल के अंदर के जज्बात को ही जाहिर करने की यह बात होती है। और सवाल खुद भी ही हम पूछ सकते हैं कि यह जज्बा क्या हमारे दिल के अंदर मौजूद है या नहीं। लेकिन जब हर एक हिंदुस्तानी ये कह दे कि यह जज्बा हमारे दिल के अंदर मौजूद है, तो फिर सरकारें क्यों इसको लाजमी करती हैं, इस पर जबरदस्ती करती हैं। किसी चीज को अनिवार्य करना कितना हद तक ठीक है, और क्या देशभक्ति किसी राष्ट्रगीत या फिर कौमी तराने या फिर कौमी गीत को लाजमी करने के बाद ही आएगी? क्या उसके बगैर जो लोग नहीं गाते या फिर जो बदाबदा रोज इसको नहीं गुनगुनाते वो देशभक्त या फिर हुब्बुल वतनी नहीं है? ये तमाम सवाल हैं और इनके तमाम दूसरे पहलुओं को भी हम समझेंगे तफसील से। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ बीजेपी के लीडर जुड़ रहे हैं, आईपी सिंह साहब। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में 4 खास मेहमान हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर है राजकुमार भाटी जी। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार साहब हैं जो कि एजुकेशनलिस्ट हैं, और सैयद यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तर्जुमान हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और सीनियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस बातचीत में। और आईपी सिंह साहब, मैं आपके पास ही आना चाह रहा हूं। हालांकि आप यूपी में बैठे हुए हैं, लखनऊ में, लेकिन सवाल दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के है। जिस तरीके से विजय शाह ये कहते हैं कि जय हिंद जो नहीं बोलता उसे सरकार की एक कौड़ी लेने की भी उसका हक नहीं है, ये कितना सही है? क्या एक मंत्री को, एक वजीर को इस तरह से बात कहना ठीक है? और राजस्थान में जिस तरीके से तमाम हॉस्टल्स में राष्ट्रगान हो या फिर राष्ट्रगीत हो, इसको लाजमी करार दिया गया, क्या इससे ही अब आप लोगों को देशभक्त बनाएंगे सर? क्या इसके बगैर कोई हुब्बुल वतनी नहीं होता इस हिंदुस्तान में? देखिए सऊद भाई, देश की जो संसद है उसके अंदर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाए जाते हैं, और देश संविधान से चलता है। चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो या आम नागरिक हो, उसे संविधान के प्रति अपनी आस्था रखनी चाहिए। और संविधान को अगर कोई मंत्री शपथ लिया है तो उसे इस बात का बराबर इल्म होना चाहिए कि संविधान उसे बोलने की कितना इजाजत देता है। सरकारें, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों को आपसी सामंजस्य बिठाकर, और केंद्र सरकार अगर कुछ चाहती है, उसकी जो मंशा है, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश में सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश संविधान से चलता है, तो राज्य सरकारों को भी उसी का अनुपालन करना चाहिए। राज्य सरकारें जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने एक तरह से अलग राग अलापा है, पूरा देश इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित है और बहुत आक्रोशित है। हमें भी फिक्र है सर, लेकिन हम विजय शाह जी के बारे में बात कर रहे हैं, जवाब शायद उनके बारे में दे रहे थे। और इस उम्र के पड़ाव पर लगातार ये कहना कि आप आइए और झंडा फहरा कर देखिए, 135 करोड़ लोग अगर एक बूंद पानी गिरा देंगे तो पूरा श्रीनगर बह जाएगा। ठीक है। और इस तरह की बात अनाप शनाप कोई कहता में टोक रहा हूं, है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आईपी सिंह साहब, ठीक है, इस तरह की राजनीति का मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, निंदा करते हैं। उतनी ही फिक्र हमें भी है, और कोई शायद उसका जो भी कौम परस्त है या फिर जो भी सच्चा हिंदुस्तानी है उसकी हिमायत नहीं कर रहा है सर। लेकिन हम फारूक अब्दुल्ला की बात कर क्यों रहे हैं सर? देश की जनता को इस तरह की चुनौती देंगे? भारत सरकार आपको सुरक्षा उपलब्ध कराती है, मैं ये पूछ रहा हूं आईपी सिंह साहब, आपका संरक्षण करती है, आपके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करती है, और भारत सरकार को इस तरह की चुनौती आप देते हैं। आईपी सिंह साहब,
माफी के साथ रोक रहा हूं, लेकिन आप भी समझ रहे हैं मैं आपसे राजस्थान गवर्नमेंट के एक फरमान की बात पूछ रहा हूं। आपसे मैं पूछ रहा हूं उच्च शिक्षा मंत्री, श्रीनगर आला तालीम वजीर, लोग अगर चैलेंज करेंगे सर अगर आप टू द पॉइंट जवाब नहीं देना चाहते तो आप बता दीजिए ना फिर। सरकार में है, आईपी सिंह साहब आप बता दीजिए कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, आपको जो मन होगा आप वो देंगे, तो मैं फिर नहीं पूछूंगा सवाल। सर मैं आपको बोलूंगा ओवर टू यू, आप जो बात कहनी है अपनी रख दीजिए। हमने दिया, हमने कहा कि किसी भी मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि कोई वैधानिक बात तो अपने मन से कहे। तो विजय शाह ने जो बात कही उसको आप किस तरह से देखते हैं? फारूक अब्दुल्ला को हम छोड़ रहे हैं अभी। विजय शाह साहब ने जो कहा कि अगर जय हिंद नहीं कहा जाता है स्कूलों में तो एक फूटी कौड़ी का भी हकदार नहीं है, यानी कि वो मदरसों का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर अगर जय हिंद नहीं बोला गया तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ग्रांट नहीं दिया जाएगा। क्या इस तरीके से अब ग्रांट इस बिना पर बांटी जाएगी? नहीं, देखिए मदरसे जो हैं जो एनसीईआरटी की गाइडलाइंस है, जो ह्यूमन जो एचआरडी जो मिनिस्ट्री है, जो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय है, अगर उसके आधार पर शिक्षा दी जा रही है तो जो भारत का संविधान कहता है उसके तहत मदरसों में अगर संस्कृत आप नहीं पढ़ाते हैं तो आप वहां हिंदी पढ़ाइए, वहां मैथ्स पढ़ाइए। सर ये देखिए आपकी बात ये अच्छी लगती है, ये समझ आती है, क्योंकि आप कम से कम आपत्ति है, कम से कम लॉजिकल बात कर रहे हैं आप हवाला दे रहे हैं, लेकिन ये कहां लिखा है सर कि जय हिंद नहीं कहा तो फिर पैसा नहीं मिलेगा? दूसरे मुल्कों में और कहां पर ये आपने संविधान का जिक्र कर दिया, आपने आइन का जिक्र कर दिया, आपने संसद का जिक्र कर दिया। मुझे ये बताइए डेमोक्रेसी है ना हमारे देश में, हमारे मुल्क में सर डेमोक्रेसी है ना? तो फिर अगर किसी भी चीज को बार बार अनिवार्य किया जाएगा तो फिर डेमोक्रेसी कहां गई सर? नहीं, बार बार नहीं, आप जय हिंद कहना अनिवार्य करना ठीक है क्या सर? ये समझिए कि आखिर ये बातें मदरसों पर जाकर क्यों टिक जाती हैं, उन्हें इस बात की आपत्ति क्यों होती है? क्या इस देश में कोई संस्कृत पढ़ने वाला क्या वो कहेगा कि हम किसी सूफी संत का नाम नहीं लेंगे? सर वैसे उधर से कहीं किसी को आपत्ति आई नहीं है, किसी को ऐतराज नहीं है सर, नहीं उठेंगे, अभी तक कोई ऐतराज आया नहीं है सर। आईपी सिंह साहब यही तो दिक्कत है कि ऐतराज आता नहीं, लेकिन पहले ही बता दिया जाता है सर। ऐतराज आता नहीं है सर, बता दिया जाता है। आप ही का एक मित्र एंकर उसके ऊपर करोड़ों रुपए का इनाम की बारिश की जाती है। दूसरी तरफ एक पत्रकार की मौत अगर बेंगलोर में होती है, मारने वाले वामपंथी पाए जाते हैं, पूरा देश का मीडिया आता है। ठीक है सर, चलिए हम टॉपिक पे रहते हैं, टॉपिक से इधर नहीं जाते सर। आपका अंश ठीक है, उस पर करोड़ रुपए मैं जवाब लेता हूं। राजकुमार भाटी जी, क्यों आखिर बातें मदरसों पे आके टिक जाती हैं? क्या मदरसों की तरफ से इस तरह जय हिंद कहने की मुखालिफत होती है, कोई ऐतराज जताता है इसलिए मदरसे हाईलाइट होते हैं, या फिर मदरसों को टारगेट करके यह कहा जाता है कि नहीं अगर वो नहीं बोलेंगे तो एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी? क्या ऐसी दिक्कत है और क्यों हुब्बुल वतनी को लेकर के इतनी गर्मा गर्मी नजर आती है? देखिए मदरसों के साथ साथ इन्हें ओबीसी, एससी और एसटी पे भी संदेह है, उनकी देशभक्ति पे भी, और मुसलमानों की देशभक्ति पे बीजेपी को हमेशा संदेह रहा है। उन्होंने एससी, ओबीसी, एसटी के हॉस्टल के लिए भी फरमान जारी किया है कि वहां पर राष्ट्रगीत गाया जाएगा। लेकिन मैं तो इसे बिल्कुल ऐसा मानता हूं कि कोई माँ अपने बच्चों से ये कहे कि सुबह उठने के साथ ही तुम मेरे वंदना गाओगे, मेरे प्रति एक भजन गाओगे, और फिर पूरे दिन वो माँ की पूछताछ ना करें, माँ को रोटी ना खिलाएं, माँ की सेवा ना करें, माँ का कहा ना माने, आपस में प्यार से ना रहें, तो ये कहाँ की देशभक्ति होगी, कहाँ की मातृभक्ति होगी? इस तरह की मातृभक्ति। आईपी सिंह जी सुन लीजिए, बहुत लंबा समय आपने बोल लिया, सुन लीजिए, बहुत लंबा भाषण आपका सुना है, सुन लीजिए कृपया, आप कृपया सुन लीजिए, कृपया सुन लीजिए। केवल शब्दों से मातृभक्ति या देशभक्ति नहीं होती है, वो भावना से होती है, और भावना जबरन थोपी नहीं जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जय हिंद बोलेंगे, वंदे मातरम गाएंगे, राष्ट्रगीत गाएंगे, ये भी नया अभी ये लोग ही राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का विरोध करते थे, ये राष्ट्रीय तिरंगे का विरोध करते थे, ये देश के संविधान का विरोध करते थे। इन्होंने कभी देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, कभी ये देशभक्त नहीं रहे।
ये नए नए देशभक्त क्योंकि हुए हैं तो ये अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये ज्यादा देशभक्ति को प्रदर्शित करने के चक्कर में ऐसे उलझुल फैसले लेते हैं। भाटी साहब और ये श्री मुलायम, अच्छा आप बोल लीजिए पहले। उनकी समाजवादी पार्टी, श्री अखिलेश यादव, श्री शिवपाल यादव, श्री राम गोपाल यादव, श्री धर्मेंद्र यादव, श्री शिवपूजन यादव, श्री फला यादव, ये यही जो आंदोलन हुआ उसमें भाग लेते रहे। हो गई बात आपकी, हो गई भी शायद उससे पहले आपकी बात हो गई पूरी। 75-80 से आपने अपनी भड़ास निकाल ली, आपने भड़ास निकाल लिया। मुद्दे पे बात करना, थोड़ा सवाल मुद्दे पे बात करना। आईपी सिंह जी, इतिहास को क्यों तोड़ मरोड़, आपने एक भी वाक्य अभी तक मुद्दे पे नहीं बोला जिस मुद्दे पे चर्चा है। चलिए ठीक अब है, मुद्दे पे बात कर ले। दिक्कत है कि सियासत करने वाले अपने अपने हिसाब से बातें रखते हैं, लेकिन जब मुद्दे की बात पूछो तो कोई जवाब नहीं देता। ठीक है सर, मैं आता हूं राजकुमार भाटी जी, मैं आऊंगा आपके पास। बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। हुब्बल वतनी को लेकर के जो इस वक्त बहस नजर आती है, वंदे मातरम, राष्ट्रगान को लेकर के तमाम बातें कही जाती हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसको लेकर के क्या मुस्लिम तबके में इस तरह से है कोई बात कि हमारे ऊपर चीजें थोपी जा रही हैं, या फिर कुछ कहीं ऐसा आप पाते हैं कि एजुकेशनलिस्ट होने के नाते या फिर उसी मजहब से ताल्लुक रखने के नाते कि वो कौम जो है वो कौम कम कौम परस्त है, कम हुब्बल वतन है? देखिए, 3-4 बातें मैं पहले वाजे करूंगा ताकि बहस को उस तरफ ले जाया जा सके जिधर आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जहां तक हमारे नेशनल फ्लैग का ताल्लुक है, नेशनल फ्लैग हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है, हमारी आन बान शान है, और हम उसके कितना एहतराम करते हैं ये किसी को ना बताने की जरूरत है ना जताने की जरूरत है। वो हमारे रगों के अंदर पेवस्त है, हमारे खून के अंदर चलता है, उसकी अजमत जो है। ये तो बात हुई हमारी नेशनल फ्लैग की बात। दूसरी बात है जो हमारा राष्ट्रगान है, यानी जनगण मन भारत भाग्य विधाता, जिसको हम करके पूरी तरीके से गाते हैं। देखिए, कोई भी कौम जब अपना राष्ट्रगान गाती है तो उसके बदन में, उसके जिस्म में, उसकी रगों के अंदर न सिर्फ एक हरारत महसूस होती है बल्कि उसके अंदर एक फखरी हरारत महसूस होती है, क्योंकि वो उसके जज्बात, उसके एहसासात, उसके सारे मामलात उस वतन से उस के साथ में जुड़े होते हैं। वो सबके जज्बात जुड़े हुए हैं, इसमें हिंदू और मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज ये, जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, देखिए वंदे मातरम को नया तो शुरू हुआ नहीं है। वंदे मातरम शुरू हुआ मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी मुदब्बिर और मुफस्सिर कुरान जैसी शख्सियत के साथ, वो उसी पार्लियामेंट के अंदर थे। वंदे मातरम शुरू हुआ जब हाफिज इब्राहिम जैसे लोग थे। वंदे मातरम उस वक्त भी गाया जाता था जब मौलाना मुजफ्फर हुसैन कचौतरी हुआ करते थे। वंदे मातरम उस वक्त भी गाया जाता था जब मौलाना असरार अहमद हुआ करते थे, मौलाना असद मदनी हुआ करते थे। तो एक तो बात यह है कि वंदे मातरम को लेकर भी बिला वजह की कंट्रोवर्सी बार बार जो है वो बनाई जाती है। ये 3 बातें मुझे कहनी थी। चौथी बात यह है कि जिस सवाल को आपने आज उठाया है कि हुब्बुल वतनी जो है, आपका बड़ा अच्छा आपका टॉपिक है कि फरमान से आएगी कि अरमान से आएगी। मैं इसमें से फरमान में से भी फर निकालूंगा और अरमान में से अर निकालूंगा। मान से आएगी, मान से आएगी। और वो मान जो है वो तो हमारी रगों में बहता है भाई। अब आइए उस बात पर कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर या मदारिस के अंदर जो है वो जय हिंद कहा जाएगा। देखिए, अगर मैं हमेशा से इस बात का रहा हूं कि अगर कोई भी चीज पूरे हमारे एजुकेशन के सिस्टम पे लागू होती है, हमारे तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे एक साथ लागू की जाती है, उसमें कोई संविधान का जिक्र किया, मैं संविधान पे आऊंगा, लोकसभा राज्यसभा का जिक्र किया, आइन का जिक्र किया। मैं उसी पस मंजर में चाह रहा हूं कि आप उसी रोशनी में बताएं। मैं संविधान पे भी आ रहा हूं। डेमोक्रेसी को लेकर के क्या ये बातें कही जाती हैं या कहना ठीक है? मैं संविधान पे भी आ रहा हूं। अगर कोई चीज जो है वो एज ए स्टेट पॉलिसी तमाम लोगों पर बराबरी से लागू करने की बात होती है तो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन हो क्या रहा है, बदकिस्मती से जो चीज हमें देखने मिल रही है वो ये है कि चाहे ये काम कॉन्शियसली हो रहा है सऊद साहब, ये काम अनकॉन्शियसली हो रहा है। पिछले 3-4 सालों में इतने सारे इश्यूज उठ गए हैं और कहीं ना कहीं उन इश्यूज का ताल्लुक जो है वो एक पोलराइजेशन से जुड़ गया है। अब चाहे उसको डायरेक्टली जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया है, या वो कॉन्शियसली जुड़ गया या अनकॉन्शियसली जुड़ गया, मेरे सामने बुनियादी सवाल ये रहता है कि देखिए, आईन प्रधानमंत्री भी कहते हैं, गृह मंत्री भी कहते हैं, सरकार भी कहती है कि मुल्क में सबसे पार्लियामेंट के फ्लोर पे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबसे ज्यादा मुकद्दस अगर कोई चीज है तो वो हिंदुस्तान का आईन है और हम आईन के ऐन मुताबिक सरकार को चलाएंगे। ठीक है, तो जब हम ये बात, जब मुल्क का वजीर आजम कहता है तो उसके बाद के जितने भी लोग हैं उनके कहने की और उनके ना कहने की अहमियत खत्म हो जाती है मेरी नजर में। जो विजय शाह साहब ने जिस तरह से ये बात कही है, मैं उस पर चलता हूं जो वजीर आजम कहते हैं। अब आइए आखिरी बात पर कि आपने जो बात कही है कि हुब्बुल वतनी, देखिए मैं ये मानता हूं कि इस मुल्क के 135 करोड़ लोग हुब्बुल वतनी उनके अंदर व्यवस्थ है। ऐसा नहीं है, जिसके दिल के अंदर, जिसके अमल में, जिसके अखलाक में, जिसके मामलात में हुब्बुल वतनी नहीं होती, वो हमारे कानून का, आइन का मुजरिम होता है और मुजरिम सलाखों के पीछे होता है। तो इसलिए ये इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा करना कि जिसमें आप कोई खास तरीके से किसी चीज को लागू करके करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है एक तरह से, ऐसा मत करिए। जो चीज लोगों के अंदर जो है वो बांट पैदा करती है, हमें वो नहीं करनी चाहिए। जय हिंद कहने में कोई इतराज नहीं है। 15 अगस्त होता है, हिंदुस्तान का हर वजीर आजम जब 15 अगस्त को कौम से खिताब करता है, खिताब करने के बाद में वो पूरी ताकत से जय हिंद कहता है और सारा हिंदुस्तान उसके साथ जय हिंद कहता है। जय हिंद कहने में किसी को कोई इतराज हो ही नहीं सकता और ना उस पर कोई गुंजाइश किसी किस्म के इतराज के करने की है। हाँ, लेकिन हम ये मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ये बात जहन में क्यों आ रही है कि कहीं हुब्बुल वतनी हमारे यहाँ कम हो रही है और हमें उसको दोबारा से जिंदा करने की जरूरत है। अगर ये ख्याल किसी के जहन में आया है तो ये बहुत तशवीश की बात है। ठीक है, तशवीश की बात है, लेकिन यासिर जिलानी साहब, ये जो तमाम बातें हैं और तमाम तरह की चीजें, आइन की बात कह दी जाती है, लेकिन क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कुछ ऐसा है कि इन चीजों को कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की तरह से जोड़ करके जो देखा जा रहा है, या फिर ये बात कही जाती कि एक खास तबके को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा है क्या? और अगर है तो क्यों है? एक बात। और दूसरी बात यह भी कि जिस तरीके के ये फरमान सामने आ रहे हैं या जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितने हद तक आप ठीक मानते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूं ख्वाजा साहब का, जिन्होंने बहुत तफसील से आपके सामने ये बात रखी है। आप यकीन करें कि हमारी जो मान्यता है वो भारत की, वो राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारी जो भारत का जो ऋण है वो हमारी आस्था है, संस्कृति है और संस्कार है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं कि मदरसों में या स्कूल के अंदर जहां भी ये फरमान जारी हुआ है, वो किसके लिए हुआ है? वहां के छोटे छोटे बच्चों के लिए हुआ है। उन छोटे बच्चों को हम क्या संस्कार अगर देते हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है कि वो जो वजीर साहब, मंत्री साहब हैं, उन्होंने क्या कहा है, किस अपने स्टाइल में कहा है, क्योंकि नेता थोड़े स्टाइल में रहते हैं, जब मंत्री होते हैं तो उनका स्टाइल बदल जाता है। लेकिन मैं आपको की हो रही है तो मदरसों का ग्रांट रोकने की बात फिर नहीं, उन्होंने क्यों इस तरह की बात कही है, मैं उसमें भी आपको बताता हूं, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। देखिए, मदरसों की तरफ से भी कुछ हमारे यहाँ के भी लोग ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम इस तरह के बयानात देते हैं जिसमें कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक बंटवारे के का एक पूरा ख्याल उनके सामने आ जाता है। वो कहीं ना कहीं तो आपको धार्मिक रूप में, देखिए मैंने बहुत सारी डिबेट करी है और बहुत सारी डिबेट में ऐसे मौलवी हजरात आते हैं जो बिल्कुल ये कहते हैं कि मैं जय हिंद नहीं कहूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। तो फिर आप अगर भारत में रहते हैं, भारत की जय पर तो ऐतराज मैं जानता हूं, समझ में आता है, मैंने भी बात बताइए, अगर भारत माता की जय पर मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद कह सकते हैं, वतन जिंदाबाद, जय हिंद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। नहीं, लेकिन अगर ऐतराज मैंने तो कम से कम नहीं सुना। नहीं, लेकिन मैंने तो आपके यहाँ भी डिबेट में और दूसरी जगहों पर डिबेट में देखा है मौलवी हजरात जो बिल्कुल ऐतराज करते हैं। जय हिंद पर भी ऐतराज, मैंने तो राष्ट्रीय गान पे, मैं खुद, शायद भाटी साहब उस दिन मेरे साथ थे, हम लोग एक चैनल पे थे, उसमें मौलवी साहब ने राष्ट्र गान के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। क्यों नहीं? अगर ऐसे लोग हैं, तो फिर अगर मंत्री साहब हैं तो फिर कहीं ना कहीं वही एक तरह से सवाल उठाने के लिए या उंगली उठाने के लिए मजबूर करते हैं आपके मुताबिक। ठीक है, लेकिन अमरेंदु उपाध्याय जी, इन सब के पीछे आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफी हैं और तमाम चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं। इसके पीछे सियासत जो तलाशी जाती है, एक इसका समाजी पहलू है और एक सियासी पहलू। ज्यादा जरूरी क्या आपको दिखता है? क्योंकि इसका पूरा असर समाज पे पड़ता है, लेकिन क्या वाकई ये सियासी मफाद हासिल करने के लिए पोलराइज किया जा रहा है, इसलिए ये सब कुछ उठता है, या फिर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि बच्चों को क्या तालीम दी जा रही है, उनके अंदर क्या संस्कार जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रदेश के अंदर ये लागू किया गया है कि वो सुबह उठ के राष्ट्रगान गाएंगे, शाम को वंदे मातरम गाएंगे, उसी प्रदेश के राज्यपाल हैं महामहिम हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह जी। उनका 7 जुलाई 2015 का भाषण है राजस्थान विश्वविद्यालय का,
कि जनगण मंगल दायक जय है, इसमें से अधिनायक शब्द हटाया जाए और मंगल दायक में से दायक हटाया जाए, मंगल गाय किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भी मंत्री महोदय ने या सचिव महोदय ने ये आदेश जारी किया है, वो पहले कल्याण सिंह जी से कहें कि पहले वो सुबह उठ के रोज जो है वो राष्ट्रगान गाया करें, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का अगस्त 1986 का फैसला है, बच्चों को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरी बात। तीसरी चीज, मदरसों की तो इसमें कहीं बात ही नहीं हुई है। जो फैसला आदेश आया है वो SC, ST और OBC के छात्रावासों के लिए आया है, तो जाहिर सी बात है मदरसों के लिए नहीं है। नहीं, और लेकिन और मध्य प्रदेश में सभी जगह पर, मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में जय हिंद कहने को लेकर। मध्य प्रदेश भी आ रहा हूं, पहले मैं यहाँ की राजस्थान की बात करूंगी जिस पर बात की शुरुआत हुई है। SC, ST और OBC, जाहिर सी बात है कि जिस दल की सरकार है उनको इन तबकों से हो सकता है कुछ परेशानी हो, या राष्ट्रभक्ति का और देशभक्ति का प्रमाण पत्र इनसे ही लिया जाना हो, यह भी हो सकता है, और हो सकता है ये लोग देशद्रोही हों, इसलिए भी बात की जा रही हो। अब बात की जाए अगर मध्य प्रदेश की, जो मध्य प्रदेश में मंत्री जी ने कहा मदरसों की बात, मंत्री जी को मालूम नहीं है कि इस मुल्क के मदरसों का एक लंबा शानदार इतिहास अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में रहा है। इसी दिल्ली में 34-35 मौलवियों को फांसी के तख्ते लटका दिया गया पेड़ों के ऊपर, इसी दिल्ली में। जिन मदरसों की बात की जाती है उन मदरसों से तमाम लोग जो हैं वो वंदे मातरम और जय हिंद गाते हुए निकले हैं, और जो लोग आज बात कर रहे हैं वंदे मातरम जय हिंद गाने की, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वजों ने ये वंदे मातरम और जय हिंद आजादी की लड़ाई के दौरान गाया। पहली। दूसरी बात जी, इसलिए इन सारी बातों का, और जैसे आपने अभी जो अपना आप दिखाया था शुरू में विजुअल, जो आपकी रिपोर्ट थी उसमें था कि इल्म से देशभक्ति, अगर इल्म से ही देशभक्ति आनी होती तो जितने भी इस देश के अंदर अब तक देशद्रोह करने वाले पकड़े गए हैं वो सब इल्म वाले हैं, आलिम हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। कोई भी मजदूर जो है वो घास खोदने वाला वो देशद्रोह में नहीं पकड़ा गया और पकड़ा भी नहीं जाएगा। तो इसलिए केवल इल्म से आएगी देशभक्ति, ऐसा भी नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा, मतलब गलत लगे तो टोक दीजिएगा, लेकिन केवल इल्म से जो है वो देशभक्ति आ जाएगी ऐसा नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें जो हैं अपनी राजनीति कीजिए, आप, बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है कि जिस प्रदेश के अंदर ये लागू किया गया, सवाल ये कि राजनीति कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है कि जो इस तरह के आदेश लागू कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। भाई इस तरह के आदेश की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, भाई तमाम स्कूलों में गाया जाता है, तमाम बच्चे गाते हैं, हम लोग भी गाते हैं, सब गाते हैं। जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि भाई सवाल ये कि इस तरह के आदेश की, इस तरह के हुक्म की जरूरत क्यों पड़ी? IP सिंह साहब, कई तरह के सवाल आपके ऊपर उठे हैं और मैं उनका जवाब एक एक करके आपसे चाहूंगा, लेकिन वक्त एक छोटे से वक्फे का हो चला है। ब्रेक से लौटते और फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं यहीं से। तो ब्रेक से हम वापस लौटाए हैं। बात हुब्बल वतनी की हो रही है क्योंकि आखिर एक बार फिर से क्यों हुब्बल वतनी का टेस्ट लिया जा रहा है और क्यों ऐसा किया जा रहा है कि आप राष्ट्रगान गाइए, आप राष्ट्रगीत गाइए, तभी आप हुब्बल वतनी हैं। अगर आपने जय हिंद नहीं कहा तो आपको ग्रांट नहीं मिलेगी। इस तरह के बयानात या इस तरह से चीजों के लाजमी करने के पीछे क्या वजह है, इस पर हम बात करें। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। IP सिंह साहब, क्या जरूरत आन पड़ी कि इस तरह के फरमान जारी किए गए, चाहे राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में? जरूरत ही क्या है इसकी? सऊद साहब, जो हमारा पैनल है बहुत ही पॉजिटिवली जो बहस कर रहा है उसकी दिशा बिल्कुल मुकम्मल है। और एक बात और मैं सऊद साहब आपको बताऊं, अपने पूरे पैनल को बताना चाहूंगा कि मेरा जो गृह जनपद है वो आजमगढ़ है और 9th से लेकर 12th तक, चूंकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट था और 3-4 बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन थे, तो मैं माइनॉरिटी जो स्कूल था सिबली नेशनल इंटर कॉलेज, मैं उसका स्टूडेंट रहा हूं। माइनॉरिटी स्कूल में मैंने शिक्षा ली है। आज भी मोई सर जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, मैं ये भी बता दूं कि मेरा खुद भी ननिहाल वहीं पर है। सुनिए सर, मैं खुद भी वहीं का हूं, ननिहाल है, और शिबली में मैंने क्रिकेट खेले हैं, बहुत क्रिकेट खेला है सर मैंने भी। लेकिन बात दरअसल समझ नहीं आई कि आप उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। उस ग्राउंड में मैंने भी 9 से लेकर 12 तक बैठकर बहुत मैच देखा है। जब क्रिकेट
टीवी पर कम आते थे, तो हम लोगों ने उस ग्राउंड पर मैच देखा है। वहां की जो सियासत देश भर की है, लेकिन शिवली जो कॉलेज है वहां इस सियासत से कोई लेना देना नहीं है। वो फ्राइडे का वो दिन, आज भी एक तो फ्राइडे कहते, हम लोग शुक्रवार कहते थे, जिस दिन जुमा होता था 12 साढ़े 12 बजे हमारा स्कूल बंद होता था। तो साहब जो तालीम मिली है, जो शिक्षा हमने ली है, तो मुझे अगर ये समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, अगर मुझे माइनॉरिटी के बारे में ये ब्रीफ करेंगे, देश के संविधान के बारे में ये ब्रीफ करेंगे, ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरान जो है वो आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिए, तो मुझे इस बात का कष्ट होगा। सवाल एक नाम बता दीजिए आप, आरएसएस या बीजेपी के एक लीडर का नाम बता दीजिए जिसने देश की आजादी में भाग लिया हो। एक नाम बता दीजिए आप, आईपी सिंह जी, एक नाम। साहब बैठे हुए हैं और उपाध्याय जी के साथ लगातार मैं आपकी डिबेट में शामिल होता हूं। इतना शानदार पैनल जो बैठा हुआ है, अगर कहीं कोई बात कहता है, वो हम दिल से हमें नहीं लगानी चाहिए। क्या मैंने देखिए सर, मैं आईपी सिंह साहब माफी के साथ रोक रहा हूं। समाजवादी के लीडर पूछ रहे हैं कि एक आजादी के दीवाने या परवाने का नाम बताइए, तो इनसे पूछ लीजिए कि समाजवादी का कौन सा लीडर आजादी में जिसके जान दी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अरे भाई साहब, आपने उनको ठगा है, इसी मैं सुनना चाह रहा था। समाजवादी सुनना चाह रहा था समाजवादी के आज के जो लीडर है समाजवादी के, चाहे आपके मुलायम सिंह यादव हो या पूरा उनका कुनबा हो, राजनीति करके अपना कुनबा बढ़ाया, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। यही मैं सुनना चाह रहा था। आपका नाम बताएंगे, आप नहीं बता पाएंगे। अरे उस वक्त भी मोहब्बत, अखलाक, भाईचारा, एक नाम बता दीजिए। सजाएं करवाई। मैं समाजवादी पार्टी का लीडर नहीं हूँ, समाजवादी पार्टी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बट राम मनोहर लोहिया के नाम पे आप उनको समाजवादी का, आप मुलायम सिंह से मत जोड़िए। क्या सुन लीजिए, आप अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मुलायम सिंह नहीं जोड़ते मत जोड़िए, मैं भी नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन आप कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया को मुलायम सिंह जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? नहीं, लेकिन आपके पार्टी साहब ने राम मनोहर लोहिया को का नाम दिया, इसलिए मैंने जवाब दिया उनको। ठीक है सर, हम इधर नहीं जा रहे हैं। आपने हिंदुस्तान के लीडर थे, समाजवादी विचारधारा के लीडर थे। मानते सम्मान करते। ठीक है जिलानी साहब, मैं तो कहूंगा आपको फुल मार्क। आईपी सिंह साहब की मुस्कुराहट ने आपको फुल मार्क दे दिया, कोई बात नहीं। आईपी सिंह साहब आपकी मुस्कुराहट पर वो खुश हैं, लेकिन मुझे ये बताइए आईपी सिंह साहब, मेरा सवाल ये है, आपने शिवली इंटर कॉलेज का जिक्र किया, मैं इतना जानना चाहता हूं कि आपने 3 साल वहां पर 4 साल पढ़ाई की सर, और क्या आपको एक लम्हा भी ऐसा लगा कि वहां पर पढ़ने वाला कोई भी शख्स, कोई भी तालिबे इल्म कौम परस्त नहीं था, हुब्बल वतन नहीं था, या वहां पर हुब्बल वतनी के अगेंस्ट कुछ सिखाया जा रहा था? क्या वो राष्ट्रगान को नहीं मानता था? आप बताइए, शिवली में आप पढ़े हैं 4 साल में, आपको कब ऐसा लगा कि ये जरूरी है कि आपको हुब्बल वतनी के पाठ पढ़ाया जाए? देखिए सऊद साहब, आप उस मिट्टी से जुड़े हैं। कभी मैं ये कहता हूं कि मैं तो उसके बाद जो तालीम मिली वो लखनऊ विश्वविद्यालय से मिली, लेकिन कभी ये नहीं महसूस हुआ वहां पढ़ते हुए कि मैं एक माइनॉरिटी स्कूल में हूं। वहां कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रीयता की जो बातें आज होती हैं, पैनलों पर होती हैं, पूरे देश में होती है, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो सर देखिए, वही तो आपने बात कह दी ना, कभी कोई ऐसा त्योहार नहीं था कि जो वहां न मनाया जाता हो। सिर्फ तालीम से मतलब थी, और वो अच्छा इंस्टीट्यूशन था। आज भी जब उस दौर से वहां से हम गुजरते हैं, तो फिर आज ऐसा क्यों हो गया सर? क्यों आखिर हम पैनल पर बैठ करके टीवी पे ये डिबेट कर रहे हैं सर? यही तो सवाल है ना। आईपी सिंह साहब, आप जब पढ़ रहे थे उस वक्त राष्ट्रीयता की, नेशनैलिटी की, राष्ट्र धर्म की, वंदे मातरम और जनगण मन की बात नहीं होती थी, आज क्यों हो रही है सर? यही तो सवाल है कि आखिर कुछ वक्त में, कुछ सालों में इस तरह का माहौल क्यों बन गया? आप जब पढ़ रहे थे तब नहीं था वैसा माहौल, अब वैसा माहौल है क्या? नहीं, उस माहौल में तो बिल्कुल फर्क आया है। चाहे वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देखा जाए तो ये भी सर्च करने की बात है। मैं तो उपाध्याय जी बड़े स्कॉलर हैं और अब इतने बड़े शिक्षाविद हमारे साथ बैठे हैं, युवा जिलानी साहब, यासर साहब हैं। इन लोगों की बातों से लगता है, जो इनके इनपुट्स है, जो इनके विचार हैं,
ये निश्चित तौर पर ये लोग तलाश करेंगे कि ऐसी कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो लगातार इस तरह की बातें करती हैं। ठीक है सर, मैं इस पर जवाब लेता हूं। राजकुमार भाटी जी, क्या माहौल बदल गया? इस तरह की बात करने वालों को ही जवाब दिया जा रहा है। आईपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि इस तरह की बातें उठती हैं, इसलिए हम उनकी निगरानी कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत गंभीरता से सऊद साहब बात कहना चाहता हूं और आईपी सिंह जी से निवेदन है, कृपया सुने, बीच में न टोकें। जब हम सिंबॉलिक राजनीति करते हैं, हम सिंबॉलिक आस्था रखते हैं, जैसे कुछ लोग धर्म के नाम पर सुबह आरती गाएंगे और फिर पूरे दिन झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे, लोगों को ठगेंगे, उन्हें धार्मिक नहीं कहा जा सकता। इसी तरह राष्ट्र के नाम पर एक राष्ट्रगीत गा लेने से कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो जाता, देशभक्त नहीं हो जाना। देशभक्ति के लिए हमें देश के लिए काम करना पड़ता है, सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ता है, अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, देश में भाईचारा पैदा करना पड़ता है, भाई भाई को जोड़ना पड़ता है, समाज को एक करना होता है। हम राष्ट्रगीत गाएंगे और भाई भाई को लड़ाएंगे, नफरत फैलाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, मंदिर मस्जिद। लेकिन आईपी सिंह साहब ने जो बात कही कि वक्त बदला है, लोग बदले हैं और माहौल बदला है। कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, एंटी नेशनल बातचीत करने वाले लोग बढ़े हैं, ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स बढ़े हैं। आप देखते हैं क्या? मैं आ रहा हूं जिलानी साहब जवाब लेकर के आपके पास। बिल्कुल, देश में देशभक्ति बढ़ी है, राष्ट्र प्रेम बढ़ा है, देश में कहीं देशद्रोह नहीं बढ़ा। आपको एंटी नेशनल एलिमेंट्स बढ़े हुए क्यों दिख रहे हैं? इन्हें केवल एक तबके में एंटी नेशनलिज्म एक्ट दिखाई देते हैं। अच्छा, केवल एक तबके में ऐसा है क्या? इन्हें जो है अभी उन्होंने जिक्र किया, उपाध्याय जी ने जिक्र किया कि देशद्रोह में कौन कौन पकड़े गए हैं। मैं एक और बात बता दूं, जितने देशद्रोह के मुकदमे कायम हुए, जितने देशद्रोही में पकड़े गए हैं, देश की सिक्योरिटी बेचते हुए, गुप्त सूचनाएं बेचते हुए, उनमें 90% हिंदू हैं और उनमें भी 90% अपर कास्ट हैं। लेकिन इन्हें संदेह पैदा होता है मदरसों पे, इन्हें संदेह पैदा होता है ओबीसी पे, एससी पे, एसटी पे। नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि कहां पर कम से कम आप अपनी डिबेट के जरिए हिंदू तबके को या फिर हिंदुओं पर उनकी हुब्बल वतनी पर सवाल तो नहीं उठा रहे किसी भी तरह से। हम ये जरूर कह रहे हैं कि हर एक शख्स हुब्बल वतनी है, लेकिन उस पर सवाल किसी खास तबके पर क्यों उठता है? कि राजनीति में हाशिए पर पहुंच चुकी है। आप विचार करिए भाटी। ठीक है सर, ठीक है। अरे आप दम्भपूर्ण बातें करनी छोड़िए। एक चुनाव हारने से कोई हाशिए पे नहीं पहुंचता। पिछली बार आपकी 47 सीट थी, इस बार हमारी 47 है। इस घमंड में मत रहिए आपके कोई हाशिए पे पहुंच गया। आपसे मजबूत है आज भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। आप इस घमंड में और दम में मत रहिए। एक चुनाव हारने से कोई हाशिए पे नहीं मजबूत, हम इस पर जाते ही नहीं है सर। देखिए यासिर जिलानी साहब, देखिए अभी आपने जिक्र किया शिबली कॉलेज का, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि उस इदारे ने हमारी मुख्य सर्टिफिकेट है। आपकी सर्टिफिकेट देने से ठीक है पार्टी की सेहत, ठीक है सर, हम पार्टी के बकार की बात नहीं कर रहे सर। हम जान रहे हैं सर, सभी जान रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। सर ये बताने की जरूरत नहीं है। गड्ढे की तरफ देखिए बढ़ रही है बहुत तेजी से। ठीक है सर, ठीक है। हम किसी भी सियासी पार्टी का तज्जिया नहीं कर रहे फिलहाल। हाँ देखिए, सांझी संस्कृति हमें विरासत में मिली है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है, वो उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं शिबली कॉलेज की आप बात कर रहे थे, मैं उस इदारे को सलाम करता हूं और वहां से बहुत बड़े बड़े नाम निकले। लेकिन उसी अदारे से कुछ लड़के ऐसे भी निकले हैं जो इन्हीं की सरकार ने आतंकवादी घोषित करके उन्हें गिरफ्तार किया है पिछले दिनों में जब इनकी सरकार थी। तो आप ऐसे नहीं है कि किसी को क्लीन चिट दे देंगे। वो कौन लोग हैं? नहीं, वो कौन लोग हैं जो आपके अंदर घुस के आपके इस माहौल को, जो आपके गंगा जमनी तहजीब है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? वहीं के एक दो मौलाना है, मैं इस डिबेट पे उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जब भी उनका वक्तव्य या बयान आता है वो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। उसी आजमगढ़ से आपने भी मौलाना के अलावा भी देशद्रोही है। वो लोग मौलाना ही देशद्रोही है, जेल में भी गए और जब भी उनका बयान आता है भी कोई देशद्रोही है या नहीं, जो देशद्रोही है, जो एंटी नेशनल है, हम उनका भी खंडन करते हैं और वो जब भी पकड़ में आते हैं हम उनके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन आप जो भारत इस वक्त नए भारत का जो निर्माण ध्रुव सक्सेना पे नहीं, तो उसमें देखिए पार्टी ने क्लियर अपना मत दिया है उनके खिलाफ, उनको पार्टी से निकाला गया, उन पे एफआईआर। इससे बड़ी बात कोई सरकार और क्या कर सकती है? उपाध्याय जी आप बताएं। वही बात नहीं, लेकिन आप देखिए कि तमाम आप एकदम क्लीन चिट दे रहे हो। मैं मानता हूं कि मुफ्ती लोगों को आजादी की लड़ाई में किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, नहीं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन आप कह रहे हैं, मैं उसको मानता हूं, लेकिन आप उनकी भी चर्चा कीजिए जो भारत के
टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। कोई समर्थन नहीं करता सर, इसी कोई उसकी हिमायत नहीं करता है, के एक इदारे में कहा जाता है और तमाम पार्टी के तमाम करने वालों को उसके साथ खड़ी हो जाती है, कोई हिमायत नहीं देता। आप कुछ बोलेंगे? जिस सीधी मीनाक्षी गुप्ता नहीं, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, यही के जेएनयू के इदारे में लगाएंगे। उसमें एफआईआर देशद्रोह का केस दोनों लोगों पे दर्ज हुआ। आपकी पुलिस क्या कर रही है? इस तरह का माहौल बिगाड़ने के लिए आप क्यों नहीं खड़े होते उस वक्त? आपकी पुलिस आप इसलिए नहीं खड़े होते कि मौजूदा भारत का वजीर आजम इस वक्त जो काम कर रहा है सबका साथ सबका विकास का, आपको वो बर्दाश्त नहीं होता। आपको जी मैं यकीन करके बताऊं, देखिए वो अभी 3 साल हुआ, अभी 3 साल हुआ, आप सवाल उठाते हैं। अभी आप देखिए आगे आगे भारत मेरा काम सवाल उठाने का है। मनमोहन सिंह थे, तो मैंने जवाब दिया, मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ, वो भी सऊद भाई के माध्यम से। मोदी जी सरकार में मोदी जी से मैं सवाल पूछूंगा। जी आप करिए, लेकिन जो सच्चाई है वो आवाम को बताइए। मेरा पेशा सवाल करने का है, सच्चाई आवाम को बताइए। आप सच्चाई में घालते मत। देखिए जब मीठा अगर आपको मिलता है आप गप कर लेते हैं, कड़वा ये नहीं चलेगा भारत में, नए भारत में ये नहीं चलेगा। बात कर रहे हैं उस सीडी को लेकर के आपकी पुलिस क्या कर रही है अब तक? नहीं, क्यों जांच दाखिल नहीं करी? ठीक है, मैं देशद्रोह का आरोप लगाया है लोगों के ऊपर, हम उनसे क्यों वापस ले लिया? हम किसी और टॉपिक पर नहीं जाते हैं, किसी और टॉपिक पर नहीं जाते, लेकिन जिलानी साहब मुझे ये बताइए कि खुद आईपी सिंह साहब ये मान रहे हैं कि हाल के दिनों में एंटी नेशनल एलिमेंट्स बढ़े हैं। तो सर ऐसा क्या हो गया कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स उनको बढ़े हुए नजर आते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो हाल के दिनों में ऐसी बातें कर रहे हैं और क्यों ऐसा है? अगर ऐसा है तो सरकार क्या कर रही है? नहीं तो जब आप एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए जब आपके बड़े लीडर उन्माद फैलाने वाले बयान देंगे, अभी सिंह साहब ने जिनका जिक्र किया है फारूक अब्दुल्ला का, जब वो ये बात कहेंगे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान का, जब वो ये बात कहेंगे कि श्रीनगर में कोई झंडा फहरा के दिखाए आपका अपना राष्ट्रीय झंडा, यहाँ पर लोगों में देखिए लोगों के अंदर ये जज्बा वो पैदा करने का ठीक है क्या? बिल्कुल भेजना ठीक है। लोगों की ऐसी मानसिकता के लोगों की भारत में जरूरत नहीं है। सब देखिए 94 में ज्वाइंट रेजोल्यूशन में पार्लियामेंट में इन्हीं के पार्टी के लोग लोगों को पाकिस्तान भेजते हैं, को भारत का हिस्सा कहा गया। आपको पाकिस्तान भेजना ठीक है? जो लोग पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं वो ठीक है? नहीं, अगर आप गलत कर रहे हैं, भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आपको हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं आती। बिल्कुल हिंदुस्तान में देखिए सारे जहां अगर इसमें किसी को शक हो रहा है आप भारत से जाए। यासीन साहब आप और छोटे से वक्फे पर जाना है, ब्रेक से लौटते और फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बात हुब्बल वतनी की हो रही है, उसको लेकर के क्यों बार बार फरमान जारी होती है और फरमान जारी करके ही क्या हुब्बल वतनी पैदा की जा सकेगी? हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है, अपने मेहमानों से हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, एक एजुकेशनलिस्ट हैं और आप तालीम के शोबे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो दोनों फरमान आए हैं वो तालीम से जुड़े हुए आए हैं और यासिर जिलानी साहब कह रहे हैं कि बच्चों के अंदर दरअसल तालीम देने की कोशिश है और संस्कार एक जो सकाफत है उसको पैदा करने की कोशिश है कि वो एक अच्छे शहरी बने और एक अच्छे हिंदुस्तानी बने। लेकिन क्या जय हिंद कहने की जो लाजमियत है या फिर राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाने के लिए जो लाजमियत किया गया है हॉस्टल्स में, इसके बगैर संस्कार नहीं दिए जा सकते बच्चों को? यही एक तरीका है संस्कार देने का। और आप तालीम से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस तरीके से फरमान जारी करना कितना हद तक जायज है? मुस्तकबिल इसको किस तरीके से मुस्तकबिल में देखें हम? देखिए, हर गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स इशू करने का इख्तियार है, ठीक है। गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स इशू कर सकती है, ये भी एक डायरेक्टिव है, गवर्नमेंट ने इशू किया है, ठीक है। अब रही बात यह कि इससे कितनी हुब्बुल वतनी पैदा होगी, इस पर 3-4 चीजें समझिए। देखिए, जो हमारा तालीमी निज़ाम है, हमारे प्राइमरी स्कूलों से नहीं बल्कि हमारे जो नर्सरी के स्कूल हैं, नर्सरी के स्कूलों से लेके और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन तक हमारे यहाँ ये एक आम रिवाज है, एक आम चलन है। और इसका ताल्लुक सरकारी या गैर सरकारी, माइनॉरिटी, नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से नहीं है, इसमें सबकी बात कर रहा हूँ मैं, अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हमेशा से बचपन से सब त्यौहार बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ यौम आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस सब जगह मनाया जाता है। हमारे यहाँ गांधी जयंती मनाई जाती है। बड़े जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग गुजरे हैं उनको हम मनाते हैं। और ऐसे मौक़ों पर जो है वो उनकी जो देश के लिए कुर्बानियाँ हैं, जो उनकी खिदमात हैं, उनको बच्चों के अंदर जो है वो लाया जाता है। हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो करिकुलम है, उसके अंदर भी किस तरीके से नेशनलिज्म पैदा हो, पैट्रियटिज्म पैदा हो, देशभक्ति पैदा हो, उसके सबक पढ़ाए जाते हैं। बड़े लोगों
के जिक्र उसके अंदर होते हैं। और पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है उसका ये एक फंडामेंटल एम है कि बच्चों के अंदर नेशनलिज्म पैदा किया जाए, देश के लिए प्रेम पैदा किया जाए, भाईचारा पैदा किया जाए। तो ये सब काम क्या ये नया तरीका है? अच्छा, ये जो तरीका तैयार किया जा रहा है इससे बहुत तेज असर होगा क्या? देखिए, मैं जिस भारतीय जनता पार्टी को मैं जानता हूं वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आज पहली दफा इख्तिदार में नहीं आई है, राजस्थान में आती रही है, जाती रही है। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से मध्य प्रदेश में आती रही है, जाती रही है। लगभग मेरे ख्याल से 15 साल से गालिबन वो इख्तिदार में इस वक्त चल रही है। अब ये जब इलेक्शन के करीब सूरत हाल पहुंच रही है तो क्या होता है कि जब इलेक्शन के आसपास आप इस तरह के फैसले करते हैं तो आपकी सही नियत जो है वो भी सवालिया निशान बनकर सामने आ जाती है इलेक्शन से करीब जब आप चले जाते हैं। नहीं तो सर ये सही नियत कह सकते हैं इसे? मैं देखिए, नियत का हाल तो जो जिसकी नियत होती है वो जानता है, दूसरा आदमी उसकी नियत पे नहीं बारे में आपने ये कहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जब इलेक्शन के करीब चीजें जाती हैं और कोई अच्छा भी फैसला होता है और तो उस फैसले पर भी एक सवालिया निशान लगता है। लेकिन एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि टेक्स्ट बुक्स में भी तमाम तरह के कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, तमाम सबक हैं और हुब्बुल वतनी पैदा की जाती है टेक्स्ट के जरिए भी। क्या यह नया तरीका है इस तरीके से जय हिंद कहलवाना या राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत कहेंगे तो इससे शायद हो सकता है कि बहुत जल्दी असर करे और बच्चे बहुत जल्दी हुब्बुल वतनी हो जाए, ऐसा है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की चीजें, अभी उपाध्याय जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की चीजें जाती रही हैं। और एक चीज और चली है, देखिए आजकल वो क्या चली है, हालांकि मैं तो तालीम पे बात करना चाहता था, आप दूसरी तरफ ले गए मुझे। एक चीज ये चली है कि ये इस तरह का इशू उठता है और उठने के बाद फिर एक PIL जाती है, फिर PIL फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, फिर वो मीडिया में आती है, फिर वो पूरा एक बहस का मौजू बन जाता है। यानी नॉन इश्यूज जो है फिर वो इश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक चलन चला हुआ है, एक फैशन हो गया है ये चीज जो है। लेकिन आप आइए बुनियादी चीज पर, देखिए आपने तालीम की बात उठाई है, हमारे यहाँ लाखों स्कूलों में असातिज़ा की कमी है। आपको ताज्जुब होगा, हमारे यहाँ 1 टीचर स्कूल हैं और एक नहीं, हजारों स्कूल। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, आला तालीम वजीर ही अगर ये बात कह रहे हैं तो मध्य प्रदेश में 1.25 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर पर चल रहे हैं। आ रहा हूं, हजारों स्कूल ऐसे हैं कि जहां पर एक कोठरी है, उस कोठरी में उसके बाद एक टीचर है और उस तरीके से वह तालीम दी जा रही है। तो भाई जब प्रधानमंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो टीचर्स की भर्ती करिए, क्वालिटी एजुकेशन को लाने पे मेहनत करिए, इदारों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने की कोशिश करिए और हुब्बुल वतनी भी पैदा करिए। किसको इसमें इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी कमी है जिसकी वजह से हम क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल दरअसल जो है सर, देखिए बुनियादी सवाल था कि हुब्बुल वतनी फरमान से या अरमान से, लेकिन आपने कहा कि ये मान से जो तरीका इख्तियार किया जाता है उसी पर हम सवाल दरअसल पूछ रहे हैं। देखिए, मैं एक दिलचस्प वाकया सुना दूं आपको, मैं बहुत मुख्तसर से सुना रहा हूं कि मैं 1979 में लाहौर गया था। अब एक अजीब सी बात सुना रहा हूं आपको। उस जमाने में जनरल ज़ियाउल हक आए थे। जनरल ज़ियाउल हक क्या करते थे कि फौजी जब अजान होती थी तो फौजियों को निकालते थे और फौजी जो है वो हर एक से कहते थे भाई नमाज पढ़ो, भाई नमाज पढ़ो, भाई नमाज पढ़ो। तो लोगों को क्या हुआ, लोगों को गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा ये बार बार हमें, क्या हम अजान जब होती है तो क्या हमें पता नहीं चलता कि भाई ये अजान हो गई, नमाज का वक्त हो गया, हमें नमाज पढ़नी चाहिए? तो देखिए, हुब्बुल वतनी जरूर पैदा करिए, लेकिन किसी भी चीज को इतनी ज्यादा, जिसको अति कहते हैं हिंदी में और एक्सेस कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, किसी भी चीज को इतना ज्यादा न लाइए कि उससे जो है लोग जो है उबने शुरू हो जाएं। हुब्बुल वतनी बड़ी कीमती चीज है, ये बड़ा कीमती जज्बा है, हमें इसको संभालने की जरूरत है। सेंटिमेंट को क्या कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है? आईपी सिंह साहब जो बात कह रहे हैं इफ्तिखार अहमद साहब, क्या ऐसा हो रहा है कि जबरदस्ती करने की कोशिश या फिर जबरदस्ती किसी भी शख्स को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाना कि भाई तुम्हें यह करना है, क्या एक जो असल उसका नेचर है, उसका सेंटिमेंट है, वो कम पड़ रहा है, कमतर हो रहा है? देखिए सऊद साहब, हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको जोड़ने में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति, मजहब या भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी देश के 135 करोड़ जो नागरिक है उन्हें नागरिक के नाते
जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो उनको संस्कार मिलना चाहिए, जो विकास मिलना चाहिए, वो उसमें विश्वास करती है। लेकिन लाख टके का एक सवाल, सऊद साहब इतने बड़े स्कॉलर मेरे साथ पैनल में बैठे हुए हैं, कि आखिर उन मदरसों से कोई मैथमेटिशियन क्यों नहीं निकलता, उन मदरसों से कोई साइंटिस्ट क्यों नहीं निकलता, क्यों नहीं उन मदरसों से कोई एपीजे कलाम पिछले 25-30 सालों में क्यों नहीं निकलता। और लाजमी यह है कि क्या मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा है, आज के माहौल में जब एक तरह से अंग्रेजों ने एक तरह से मतलब ये कहा जाए, सर बुनियादी सवाल आपने उठाया कुछ, फौरन जवाब ले लेता हूं सरकार अहमद साहब से। तो आज इन मजहबी शिक्षा की क्या मदरसों से पढ़े हुए बच्चे और वहां से निकले हुए बच्चे जोड़ने की जरूरत आला मकाम हासिल नहीं कर पाते हैं? मैं बहस क्या गुरुकुल से संस्कृत विश्वविद्यालय से कोई वैज्ञानिक निकला? देखिए आईपी सिंह जी, भाई मेरे, ऐसा है कि ये जो है ना, ये धर्म है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बड़े इज्जत से बता रहा हूँ, बड़े एहतराम से बता रहा हूँ। आपने एक सवाल उठाया है, देखिए सवाल उठाना आपका हक है। सर आईपी सिंह साहब सवाल का ही जवाब दे रहे हैं, आपके सवाल का ही जवाब दे रहे हैं। ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूँ। आपने सवाल उठाया, लास्ट 2 मिनट है सर मेरे पास। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ और मैं तकरार में बिलीव नहीं करता, मैं तो में बिलीव करता हूँ। लास्ट 2 मिनट सर, देखिए टू द पॉइंट। ऐसा है हमारे मदारिस में, आप ये अपने जहन से निकालिए कि अब मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता। अब मदारिस में साइंस भी पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, ये समझ लीजिए, और हिंदी भी पढ़ाई जाती है। एनसीईआरटी के सिलेबस और नॉर्म्स की बात वो कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक वो लाजमी है। और पूरा 8वीं क्लास तक का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो तमाम मदारिस के अंदर अब पढ़ाया जाता है। वो पुरानी, आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, एक बात तो ये समझिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि मदरसों से कौन निकलता है, मदरसों से आज मैं आपको इस दिल्ली के अंदर कम से कम 25-30 ऐसे लेक्चरर और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दिखा दूंगा जिनका बैकग्राउंड मदारिस से है। आज मैं आपको ऐसे कितने बहुत से पीएचडी स्कॉलर्स दिखा दूंगा जो बच्चे मदारिस से पढ़कर आए हैं। आज मैं आपको इतने कई ऐसे आईएएस अफसर दिखा दूंगा कि जो मदारिस से पढ़कर निकल कर आए हैं। तो मदारिस से सब तरह के लोग निकलते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि मदारिस आईएएस पैदा करने के लिए नहीं होते, मदारिस पैदा करने के लिए होते आलिम, फाजिल, हाफिज, कारी, मुफस्सिर। ये वहां पर ये इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। एक रवायती स्कूल में क्यों नहीं जाएगा? जो अगर आईएएस बनना चाहेगा या इंजीनियर बनना चाहेगा या साइंटिस्ट बनना चाहेगा या मैथमेटिशियन, वो एक रवायती स्कूल में जाएगा जो एक मेन स्ट्रीम का स्कूल है। मदरसे में तो आलिम और फाजिल बनने के लिए जाते हैं सर, और वहां पर आलिम फाजिल बन रहे हैं। ठीक है आईपी सिंह साहब, मैं आ रहा हूं, बहुत जल्दी से कंक्लूड करना चाहूंगा। मैं सियासी बहस में अब नहीं जाना चाहता। अमलेंदु उपाध्याय जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये जो तमाम तरह की बहस है, मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाह रहा हूं। पहले भी क्या इस तरह के मामले लगातार उठते आते रहे हैं, हुब्बल वतनी को साबित करना या लाजमी करना? और अगर इस वक्त है तो क्या इसके सियासी मतलब हैं? क्योंकि खुद आईपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि पहले जब वो पढ़ते थे शिबली में, तब उस वक्त उनको ऐसा कोई माहौल नहीं नजर आया, लेकिन आज के वक्त में कुछ एंटी एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स नजर आते हैं जो इस तरह की बात करते हैं जो मुल्क मुखालिफ हो। देखिए आईपी सिंह साहब जो कह रहे हैं उस बात को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। असली मसला यह है कि ना पहले थे देशद्रोही ना आज देशद्रोही है। पहले भी देशभक्त थे, आज भी देशभक्त है, और जो पहले देशद्रोही थे वो आज भी देशद्रोही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात कि इस तरीके के फैसलों से, इस तरीके के आदेश लागू करने से जाहिर सी बात है कि ये पॉलिटिकल फैसले हैं और पॉलिटिकल मफाद के लिए ही, सियासी मफाद के लिए ही इस तरीके से लागू किए जाते हैं। इसलिए इन फैसलों से ना तो देशभक्ति पैदा होगी और ना इस मुल्क की तरक्की होगी। हाँ, मुल्क का इमेज बिल्डिंग होगी जरूर। हाँ, मुल्क का नुकसान होगा। ठीक है सर, चलिए सर, मैं इसी नोट पर इस बातचीत को खत्म करता हूं। अब सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे कि बात कही जा रही कि हुब्बल वतनी किसी भी तरह से किसी चीज को लाजमी करके नहीं पैदा की जा सकती, बल्कि ये फितरी जज्बा है और ये जज्बात से ताल्लुक रखता है। तो अगर आपके अंदर हुब्बल वतनी का जज्बा है तो आपको अगर जय हिंद नहीं कहने के लिए भी कहा जाता है तब भी आप जय हिंद कहेंगे। यह बात हमारे सियासतदानों को समझनी चाहिए। आज का मुद्दा में बस इतना ही।